हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा. All the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life process. जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अलाइव रखते हैं और बॉडी को मेंटेनेंस करने में हेल्प करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस. तो हम लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स देखेंगे. लाइफ प्रोसेस के पांच टाइप है: ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड्स. जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म खाना ऑब्टेन करता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं. एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, फॉर देयर फूड. एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप होते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और दूसरे अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. ऑटोट्रॉपिक kind of nutrition in which inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Example, green plants. एक ऐसा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ऐसा बनाया जाता है ऑटोट्रॉपिक. अब है हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. Example, animals, fungi. तो हेटेरोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद खाना बना सके, synthesize their own food. इसीलिए वो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, प्लांट्स पे और बहुत सारे एनिमल्स पे और दूसरे एनिमल्स पे. तो इसके एग्जांपल है एनिमल्स और फंजाई. अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. The organism which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. Green plants. वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट वो कैरी करते हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल को और कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ऑटोट्रॉप्स जो है यूज कर लेते हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल को और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स में. Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. यहाँ पे photosynthesis की definition दी गई है. Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जब प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स टेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और उनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये सब होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में. इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसकी एक केमिकल इक्वेशन भी है, ये है यहाँ दिया गया 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 6O2 6H2O. अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल
मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या है। सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल इंटर्स थ्रू सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट जो है एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और CO2 enters through stomata and oxygen is released as by product through stomata on leaf। CO2 जो है इंटर करता है स्टोमाटा से, और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर दिया जाता है जो कि प्रोडक्ट होता है, और स्टोमाटा ऑन द लीफ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। फिर वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वो प्लांट्स की रूट से सॉइल से खींच लिया जाता है, ले लिया जाता है। अब हम देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीफ में, पत्तियों में, प्लांट्स की पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो वही क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वही क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट्स मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल द्वारा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट ब्रेक कर दिया जाता है वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, फिर CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। स्टोमाटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमाटा जो है टाइनी पोर्स होता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, पत्तियों की सरफेस पे। फंक्शन इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 CO2, loses a large amount of water as during transformation as form of water vapor। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करता है वाटर वेपर की फॉर्म में जब ट्रांसपीरेशन होता है, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, ये लीफ के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट है ये, इसमें ये है यहाँ पे स्टोमेटल पोर, और ये ऐसे लगे हुए हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। तो जब भी एनर्जी चाहिए होता है तो ये खुलता है, और यहाँ से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं, और सनलाइट भी। और फिर अंदर से ऑक्सीजन आता है, और जब इसका काम हो जाता है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 तरह के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो होलोजोइक में होता है एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल एमीबा, एनिमल्स में होलोजोइक जो होता है वो सॉलिड फूड को टेक करते हैं और उनका ब्रेकडाउन बॉडी के इनसाइड करते हैं। उनके एग्जांपल है एमीबा और एनिमल्स। और दूसरे होते हैं सैप्रोफाइटिक, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। एग्जांपल फंजाई। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे जो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं एक तरह से। तो फंजाई जो है वो यीस्ट के साथ मिलके सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप शो करता है और लीचेंस बनाता है, तो कोई एग्जांपल है यहाँ पे। फिर है हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड derive nutrition from it। Example Cuscuta, plant parasite, ticks, leech। पैरासाइट जो होते हैं वो इनसाइड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और वहीं से खाना ऑब्टेन करते हैं, उनका खून चूस लेते हैं। जैसे कि मच्छर, मस्क्यूटो भी एक तरह का पैरासाइट ही है। इसका एग्जांपल दिया गया कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइट है ये, और टिक्स लीच। हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। तो
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस, एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम। यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो फूड होता है उसका टेकन अप कैसे होता है, वो इंटायर सरफेस, अपने पूरे शरीर को सही फूड टेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल एमीबा और पैरामीशियम, अभी हम आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एमीबा जो होता है ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एमीबा न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मान लो यहाँ कोई फूड पार्टिकल है तो वो एमीबा वहां पे जाएगा और फूड पार्टिकल के पास यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया जो है बाद में ऐसे बाहर से बंद हो जाएगा और वो फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल। और जो फूड वैक्यूल बना था वो अंदर ही है, और जब बाद में वो एनर्जी ले लेगा, उसको निचोड़ लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा अच्छे से, और फिर जो डेड मतलब कि वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको थ्रो आउट कर देगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा उसको थ्रो आउट कर देगा। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है। एमीबा सबसे पहले स्यूडोपोडिया बनाता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, फिर कैप्चर फूड को कैप्चर कर लेता है ऐसे, टेकन इन फूड वैक्यूल, फिर उसे फूड वैक्यूल में डाल देता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल के अंदर ये डाइजेशन हो जाता है फूड का। इसमें डिफ्यूजन होता है ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म में, डिफ्यूजन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस का। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, सरफेस ऑफ सेल के पास आ जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड और उसको थ्रो आउट कर देते हैं। अब न्यूट्रिशन इन एमीबा, और जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम सबसे पहले तो सीलिया है प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी होता है उसके, सीलिया, तो वो सीलिया से ही टेक इन फूड करता है एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है सीलिया पे जहां से वो टेक इन फूड करता है। अब हमारा न्यूट्रिशन के 5 टाइप होते हैं, इंजेशन, intake of food, digestion, breakdown of complex material into simple one, absorption, movement of digested food, assimilation, utilization of food, egestion, removal of waste products। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड का इनटेक करना, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होते हैं उनको सिंपलर में ब्रेक डाउन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड का, और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को यूटिलाइज करते हैं उससे एनर्जी गेन कर लेते हैं, फिर इजेशन होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, वेस्ट रिमूवल। Different organisms utilize different nutritional process as it depends upon the source of carbon from where the food is taken। Different organisms जो होते हैं अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस से फूड को यूटिलाइज करते हैं, ये उस पर डिपेंड होता है कि जो कार्बन है वो किस सोर्स से आया है और कहाँ से हमने फूड को टेक किया है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे हम सब। माउथ में सबसे पहले होता है इनटेक ऑफ फूड, फिर वो टीथ के पास जाता है, टीथ च्यूइंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड कर देता है, और टंग जो फिर वो टंग के पास जाता है, टंग रोलिंग ऑफ फूड करता है, टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वेलोइंग पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फिर स्वेलो करके मतलब इसको घोंट लेता है और अंदर गले की तरफ धकेल देता है। रोलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, फिर गले के अंदर धकेल देता है। फिर वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सैलिवा सिक्रिएट करते हैं प्लस म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। फिर जो स्टार्च होता है फूड मटेरियल में, सैलिवरी एमिलेज सैलिवा जिसे कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसमें ओसोफेगस में, उसके नीचे गले के नीचे ओसोफेगस होता है, वहाँ टेकिंग फूड होता है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रासेप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस। फिर जो फूड हम खाते हैं वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से ओसोफेगस से नीचे जाता है स्टोमक की तरफ, और ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मतलब कि जहां जहां फूड जाएगा वहां थोड़ा सा फूल जाएगा, ये मसल होता है ओसोफेगस का, वो ऐसा होता है।
तो हम ठीक है। फिर है स्टोमक। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस के 3 टाइप्स होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl जो है मिक्स मीडियम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। वहाँ पे HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे स्टमक को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है उसी में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा होता है विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये बी है, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। विली जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों की तरफ बाहर निकले होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड जो होता है फूड में से जो भी क्या बोलते हैं उसे, फूड में जो भी वो होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में जो भी, उन सबको वो ब्लड में भेज देता है। विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ता है और वो न्यूट्रिएंट्स को सीधा ब्लड में भेज देता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें सी पार्ट भी होता है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, वो रिसीव सिक्रेशन करता है, लीवर से बाइल करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो इमल्सिफाई हो जाता है स्मॉल फैट में। लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई छोटा कर देता है स्मॉल फैट में। और जो पैनक्रियाज होता है जो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, एक होता है उसमें ट्रिप्सिन और एक होता है लिपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है और जो लिपिज होता है वो फैट को लिपिड में चेंज कर देता है। फिर है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये लास्ट है, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर। उसके पास वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें से जितना भी ज्यादा पानी होता है उसको रिमूव कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से एनस के थ्रू, विया एनस। तो यहाँ पे एक इसका डायग्राम दिया गया है, यहाँ मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये माउथ होता है, माउथ में हम फूड को डालते हैं तो माउथ से फूड टंग में चला जाता है और टंग उसको रोलिंग पुशिंग कर देता है, मिला देता है अच्छे से। फिर जो सैलिवरी ग्लैंड होता है यहाँ, वो सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये जो होता है सैलावा सीक्रेट करता है जो उस फूड को स्टार्च जो होता है फूड में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वहां से टंग उसको नीचे धकेल देता है। फिर यहाँ ओसोफेगस होता है ये, और ये जहाँ फूड होता है तो ये यहाँ ऐसे ऐसे फूल जाता है, फूड की जगह पे ऐसे फूल जाता है। और फिर जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो नीचे नीचे फूलता जाएगा, मसल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो ओसोफेगस में आ गया फूड, ओसोफेगस से ये स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड में, और जो वो था हमारा म्यूकस वो स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो फूड मटेरियल है वो उसके बाद ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है अंदर वाला। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी प्रोसेस होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो
इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उसको लिपिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उसमें इसी में विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें से जितने भी यूजफुल मटेरियल है उन सबको ब्लड में भेज देता है। फिर उसके बाद ये हमारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी ह्यूज अमाउंट में मतलब कि एक्सेस ज्यादा पानी होता है, उस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर उसको एनस के थ्रू एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये था और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो है रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, ब्रीथिंग। फिर सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दो चीज होती है, सबसे पहले तो गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं हम और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और CO2 रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग। फिर सेकंड होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, जो सिंपल फूड होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करने के लिए इस सेल के अंदर, तो इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होता है वो वेरियस पैथवेज में हम देखेंगे। तो आ जाइए देखते हैं, ये ग्लूकोज है, ये C6H12O6 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर भी इसको कहा जाता है। इन साइटोप्लाज्म में जब जाता है तो ये पिरुविक एसिड 3 कार्बन एटम का होता है प्लस एनर्जी मिलता है हमें। तो ये कैसे होता है ये देखेंगे, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ये इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी मिलता है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसको कहते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर सेकंड जब लॉक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें भी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, इसमें एब्सेंस होता है, इसमें लॉक ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारे मसल्स में होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है और प्रोड्यूस होता है लास्ट में, और प्लस एनर्जी, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। फिर जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा, इसको वो कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल के, CO2 प्लस वाटर बनता है लास्ट में और एनर्जी बनता है। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, एरोबिक एंड एनाएरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्लेस होता है। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ह्यूमन के। एरोबिक रेस्पिरेशन है। इंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2, इन लास्ट के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, एंड का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट की होती है। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर की पासेज होती है सबसे पहले नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज, और ब्रोंची से लेके ब्लड कैपिलरीज तक जो है वो लंग्स है। एक बार और देख लेते हैं, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली,
ब्लड कैपिलरीज, और ब्रोंचियोस एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज लंग्स के पार्ट है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या क्या होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैकिक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। थोरैकिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। इनहेलेशन के टाइम चेस्ट कैविटी जो है एक्सपेंड हो जाता है। रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स लिफ्ट अप हो जाता है, रिब्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और डायफ्रागम बिकम फ्लैट इन शेप, और डायफ्रागम जो होता है वो फ्लैट इन शेप हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस एंड एयर इंटर्स द लंग्स। और वॉल्यूम जो होता है हमारे लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है, और बाहर से जो एयर होता है वो लंग्स में चला जाता है। और एक्सहेलेशन में थोड़ा की कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा की कैविटी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स डाउनवर्ड चला जाता है, डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड से, डायफ्राम जो है डोम शेप्ड हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाता है, और जो एयर है उसके अंदर होता है वो एक्सिट हो जाता है लंग्स से। इनहेलेशन, ribs raised by external intercostal molecules contracting, lungs inflate, ठीक है, diaphragm flattens and lowers। इनहेलेशन का डायग्राम है, एक्सेलेशन का ये ऐसा डायग्राम है, इसमें ऐसा बन जाता है, ऐसा diaphragm relaxes and moves up, exhalation, ठीक है, air leaves lungs, air enters lungs। इनहेलेशन में एयर आता है और एक्सहेलेशन में एयर निकलता है। हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यूज। एयर रिच इन O2, सबसे पहला एयर रिच इन O2 जो होता है वो ब्लड में जाता है और बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन इन RBC, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, और OT इज रिलीज्ड इन एल्वियोलस थ्रू ब्लड वेसल्स टिश्यू। एयर जो रिच इन ऑक्सीजन रिच इन होता है जो ब्लड में जाता है, और हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है उसके साथ बाइंड कर लेता है, और O2 रिलीज हो जाता है एल्वियोलस में, और ये होता है ब्लड वेसल टिश्यू से के द्वारा। अब जो C2 होता है रिलीज इन ब्लड में रिलीज होता है, डिजोल्व इन डिजोल्व होता है, फिर ब्लड वेसल से रिलीज इन एल्वियोलर सैक में आता है और सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, फिर नोस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये फ्रॉम टिश्यू हो जाता है और ये इन एल्वियोली होता है। फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये जो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो जमीन पर रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, तो यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो वो जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। Respiration in plant is simpler than the respiration in animal. Gaseous exchange occurs through stomata in leaves, lenticels in stems, general surface of the root. Respiration जो plant में होता है वो हमारे रेस्पिरेशन इन एनिमल से बहुत सिंपलर होता है। गैसेस एक्सचेंज ओकर थ्रू, गैस का जो एक्सचेंज है वो स्टोमाटा इन लीव्स में होता है, लेंटिसेल्स इन स्टीम्स में होता है, जनरल सरफेस ऑफ द रूट के सरफेस पे भी हो जाता है। हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन वही होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलरली सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि फूड का जो ब्लड कंटेन हुआ है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बींग जो होता है लाइक अदर दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नीड, उनको चाहिए फूड का सप्लाई चाहिए और ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, और ये फंक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। तो द सर्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरी एंड वीन। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का उसमें हार्ट होता है जिसको आप पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स होता है ब्लड वेसल, और ब्लड एंड लिम्फ होता है सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर हम यहाँ एक टेबल में समझ लेते हैं लंग्स जो होता है। तो लंग्स से फर्स्ट प्रोसेस होता है पल्मिनरी वीन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके आगे पल्मिनरी लगा देते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस पल्मिनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है,
और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया और ये V1 है हमारा। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो अंदर आ जाएगा मेन एट्री ऑर्टा जिसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। फिर ये यहाँ से फिर बॉडी ऑर्गेन्स के पास चला जाएगा और बॉडी ऑर्गेन्स से मेन वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगा और ये फोर्थ प्रोसेस हो जाएगा हमारा। फिर ये जाके ऊपर ले आके राइट एट्रियम में डाल देगा। ऊपर है राइट एट्रियम, यहाँ है इस तरफ लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम में जो आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और फिर जो यहाँ से जो फिर फिफ्थ प्रोसेस होता है, फिफ्थ प्रोसेस राइट वेंट्रिकल से, ये हमारा हार्ट है बड़ा सा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो होता है यहाँ जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से लंग्स में चला जाता है। तो जो लंग्स से चिपके हुए होते हैं आर्टरी और वीन, उसको उसके आगे पल्मोनरी लगाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वीन। और जो बॉडी ऑर्गेन्स के साथ चिपके हुए होते हैं जैसे मेन वीन और मेन आर्टरी, वो एक मेन ओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेन वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम पढ़ेंगे डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब हम डायग्राम पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है एक दो बार ट्रेवल करता है एक हार्ट से, कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी लगाता है, एक बार जाता है एक बार आता है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू ह्यूमन हार्ट, तो यही हार्ट का स्ट्रक्चर है। पल्मोनरी ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा ये है। सुपीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल पल्मोनरी वैल्यू, इंफीरियर वेना केवा पल्मोनरी वीन लेफ्ट वेंट्रिकल बिक्यूस्पिड वैल्यू लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा। फिर ये है ऑर्टिक वैल्यू, ये राइट वेंट्रिकल ट्रिक्यूस्पिड वैल्यू। तो यही सब है। हम आगे चलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या होता है? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड मूव करता है हार्ट से लंग की तरफ और बैक टू हार्ट की तरफ। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड मूव करता है हार्ट से रेस्ट बाकी बॉडी पार्ट्स में और बैक वापस आ जाता है हार्ट के पास। अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रैन्युलर कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। ग्रैन्युलर कंपोनेंट में आता है ब्लड सर्कप्सल्स और लिक्विड कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स में जो होता है आरबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी कैरीज गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कंटेन हेमोग्लोबिन, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। और इसमें हेमोग्लोबिन होता है इसीलिए रेड का ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। फिर प्लेटलेट्स आता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स। फिर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, उसमें WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एंजल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, जर्म्स से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और ये जो A yellow colored fluid contains 90% water and 10% organic substance like plasma, protein, vis, albumin, globulin, inorganic minerals, ions। ये जो होता है
प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का फ्लूइड होता है जो 90% वाटर कंटेन करता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन करता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, वीज, एल्बेनियम, ग्लोबिनियम, इन ऑर्गेनिक मिनरल्स और आयंस। फिर हम पढ़ेंगे लिम्फ। लिम्फ आई येलोइश फ्लड होता है, स्किप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस, कंटेन्स less protein than blood. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. Lymph जो होता है एक yellowish fluid करता है जो इसका escapes from blood. blood तो है हर सेल के पास जाता है और दो सेलों के बीच में जो जगह होता है उसमें कैपिलरीज में वो ये yellowish lymph भर जाता है और जो स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन होता है ब्लड से वहां पे लिम्फ फ्लो हो जाता है और टिश्यू से और हार्ट एडजस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है वहां पे तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ऑक्सीजन और बाकी सब मिनरल्स को और जर्म्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वीन्स। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है लेकिन हार्ट से बॉडी पार्ट तक जो है उसके अलावा उसके एक्सेप्शन। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बस हार्ट से बॉडी के टाइम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑल्सो कल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहा जाता है। थिक एंड इलास्टिक होता है और डीप सीटेड होता है आर्टरी। अब हम वीन देखेंगे। वीन कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। वीन्स जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कैरी करते हैं और बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक के एक्सेप्शन में, यानी कि बॉडी पार्ट से हार्ट तक जब करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, कलेक्टिंग वेसल भी कहा जाता है वीन्स को। वीन्स कलेक्टिंग वेसल, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। थिन एंड लेस इलास्टिक होता है, थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है। सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, सुपरफिशियल होता है आर्टरीज के मुकाबले बहुत कम होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। दे आर टू मेन कंडक्टिंग पैथवेज इन प्लांट, जाइलम और फ्लोएम। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है कैरी करता है वाटर मिनरल को रूट से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में और नो एनर्जी यूज, जाइलम में कोई एनर्जी यूज नहीं होती। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज, उसको लीव्स से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है और एनर्जी यूज फ्रॉम एटीपी, एटीपी में से फ्लोएम एनर्जी भी यूज कर लेता है। और ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट से, जो वाटर का लॉस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब हम देखेंगे फंक्शन। Absorption and upward movement of water in minerals by creating transpiration pool helps in temperature regulation in plant. अब हम फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है और वाटर जो और मिनरल्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन का खिंचाव आता है और हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन प्लांट। इससे टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है प्लांट्स में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जो फूड का ट्रांसफर होता है लीव से दूसरे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन हम देखेंगे। तो एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहले द किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरिटर्स द कंडक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी, यूरिन को किडनी में निकाल लेता है। और यूरिनरी ब्लैडर द यूरिनरी रिजर्वियर जहाँ पे यूरिन को रिजर्व करके रखा जाता है। और द यूरेथ्रा द चैनल टू द एक्सटीरियर, और जहाँ से
यूरिन को एक्सटीरियर बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ देखते हैं, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, दो किडनी होते हैं। यहाँ पे ऑर्टा है, ये ऑर्ट्रा है, और यहाँ पे वीनी है, इंटीरियर वीना केवा। ठीक है, अब जो यहाँ से किडनी जो है ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और यहाँ से जो यूरिन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ नीचे आ जाता है। और ये जो दो पाइप जैसा है, इसको बोलते हैं यूरिटर, मतलब कि जिससे यूरिन पास होके यूरिनरी ब्लेडर में जाता है। और यूरिनरी ब्लेडर जो है वो यूरिनरी रिजर्वियर होता है, यूरिन को रिजर्व करता है। और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे नीचे। तो और जो यूरेथ्रा होता है वो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन को। और यही था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। द excretion जो होता है, the metabolic activities in the body generates many kinds of waste including nitrogenous waste which are harmful for the body and hence needed to be removed. Excretion is a process by which these wastes are removed from our body. जो metabolic activities होती है हमारी बॉडी में, उसको चलाने के लिए उसमें बहुत सारी जो काइंड ऑफ वेस्ट होता है वो भी इंक्लूड होता है, जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट, और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है उसको निकालने की। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इन वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से बाहर। अब हम देखेंगे मटेरियल एक्सक्रीटेड, मटेरियल जो एक्सक्रीट किया जाता है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज कर देते हैं, गैस को रिलीज कर देते हैं, और साल्ट्स को भी रिलीज कर देते हैं। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट को जब रिलीज करते हैं तो यूरिया, यूरिन और यूरिक एसिड के इन तीन तरह से नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलता है। और एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो स्वेट से निकलता है, पसीने से या फिर यूरिन से। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन वेस्ट को निकालते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो, इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो मतलब कि इक्वल करना, बराबर। वाटर, इट मेंटेन्स वाटर को इक्वल करता है, पीएच को इक्वल करता है, और आयनिक आयंस जो होते हैं उनको इक्वल करता है ब्लड के आयंस को, और ऑस्मोटिक को इक्वल कर देता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। और ये भी हेल्प करता है एक्सक्रीट आउट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया में उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है जो ब्लड में हमारे प्रेजेंट होता है। It excretes poisonous substance like drugs, toxins, etc. from the body। और ये poisonous substance जो होता है like drugs, toxins, उसको भी बाहर निकाल जाता है, देता है बॉडी से। It regulates blood pressure by controlling the flood balance in the body। और बॉडी में जो फ्लड का बैलेंस है उसको कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। Each kidney contain many filtration unit called nephrons। ये important है, जितने हमारे पास दो किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, तो ईच किडनी के पास जो है बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। Nephrons are made up of a cluster of thin-walled capillaries called glomerulus, which is associated with the cup-like structure called as Bowman's capsule and the long tube which terminates through this capsule। Nephrons जो होते हैं वो made of cluster of thin-walled capillaries से बना होता है जिसको glomerulus कहा जाता है, जो associated होता है दो cup-like structure होते हैं जिसको कहा जाता है Bowman's capsule। और जो लॉन्ग ट्यूब होता है जो टर्मिनेट करता है कोई कैप्सूल से। The renal artery bring oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances। जो renal artery होता है वो bring करता है oxygenated blood को किडनी तक, और जो उसके साथ जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिक एसिड जो होता है वो many other substance
के साथ निकल जाता है। The blood gets filtered through the glomerulus and this filtrate enters the tubular part of nephron। जो blood filter हुआ था वो glomerulus और से निकल में से filter होता है और वो tubular part of nephron में चला जाता है। As this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acids, salts and excess of water get selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubes। और जो फिल्टर्स मूव डाउन, ये जो फिल्ट्रेट जिसे हम किया था वो हमें जब नीचे जाता है ट्यूबुलर पार्ट में, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और एक्सेस वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा और जो उस ट्यूब के सराउंडिंग में होते हैं। The amount of water reabsorbed depends upon, जो वाटर reabsorb होता है वो डिपेंड किस पे होता है, how much excess of water is there in the body, मतलब कि बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, और how much nitrogenous waste need to be excreted out, और कितना नाइट्रोजन वेस्ट जो है उसको जो होता है शरीर से बाहर निकाल देने की, excrete out कर देने की। So the fluid now flowing in the tubular part is urine which gets collected in collecting ducts of nephrons। So अब जो फ्लड हमारे ट्यूबुलर पार्ट में है वो यूरिन है और जिसको कलेक्ट कर लिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में, नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उनके द्वारा। These collecting ducts together have the kidney at a common point by forming the ureter। और जो दो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उनके पास टुगेदर लीव द किडनी, उनके पास किडनी होता है वो किडनी के में उसको छोड़ देते हैं, किडनी से बाहर निकाल देते हैं, और जो कॉमन पॉइंट होता है ये फॉर्मेशन का वो होता है यूरेटर। Each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass it through urethra। तो each ureter जो होता है वो यूरिन को तब स्टोर कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर से यूरिन चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो यूरिनरी ब्लैडर तब तक स्टोर कर लेता है जब तक प्रेशर नहीं बनता एक्सपेंडेड ब्लैडर का, और जब प्रेशर बन जाता है तो यूरेथ्रा से यूरिन को पास कर दिया जाता है। दिस ब्लैडर इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये ब्लैडर जो होता है मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो नर्वस के कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, सो द रेस्ट इज reabsorbed in the body। 180 लीटर्स ऑफ फिल्टर जो होता है वो एक डेली फॉर्म हो जाता है, लेकिन बस 2 लीटर एक्स बाहर निकाला जाता है, बाकी शरीर में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट, एक्सक्रीज कर देता है नाइट्रोजेनियस वेस्ट को, और टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, ऑस्मिक रेगुलेशन को मेंटेन और बैलेंस कर लेता है। फिर हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। प्लांट्स जो है बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमाटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो स्टोमाटा से हो जाता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर भी निकाल दिया जाता है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। प्लांट जो है अपना ओल्ड पार्ट और bark of tree को भी लूज कर देता है। Other waste product like resins and gums, especially in old xylem cells which can also be lost by plant, उनको भी वेस्ट लोस्ट कर दिया जाता है रेजिन्स गम्स को ओल्ड जाइलम सेल्स के थ्रू। प्लांट also secrete some waste substances into the soil around them, उनके आसपास जो सॉइल होता है उसमें भी वो कुछ वेस्ट सब्सटेंस सीक्रेट कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया गया है, इसे एक बार देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, efferent arteriole, glomerulus, Malvern body, ये है Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, efferents and branch of renal vein, descending limb of loop of Henle ये रहा। तो यहाँ से ऐसे आता है यूं यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाता है, और फिर यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब होता है, एक्सटेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हैनल, ओपनिंग ऑफ अदर नेफ्रॉन। ठीक है, यही है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसे आप एक बार डिटेल में समझ सकते हैं।
द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। हमने पढ़ लिया है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है फर्स्ट, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो अब जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो फिल्टर होके रीएब्जॉर्ब हो जाता है बैक कैपिलरी जो सराउंडिंग के नेफ्रॉन होते हैं उनके द्वारा। फिर सेक्रीशन होता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबल व्हिच ओपन up into the collecting duct and then into the ureter। फिर जो यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है साल्ट सीक्रेट आउट हो जाता है ट्यूबल के द्वारा जो ओपन होके कलेक्टिंग ड्यूट और देन इनटू यूरेटर में चला जाता है। फिर आर्टिफिशियल किडनी को हेमोडायलिसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मीट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्यूरिफाइंग ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। इट इज, और ये जो है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए, इसमें कुछ नहीं करते, बस हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं आर्टरीज उनमें से एक पाइप जैसा ज्वाइंट कर देते हैं पतली सी, ठीक है, और वहां से ब्लड निकलता है और वो फिल्टर होके फिर वापस हमारे शरीर में चला जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कोई मशीन नहीं है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हम अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट गेट मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सबसे पहला एंजाइम है वो कौन सा मिक्स होता है, तो वो है एमाइलेज। आ जाइए देखते हैं, एमाइलेज ही है ना, एमाइलेज। आ जाइए देखते हैं एक साथ। आंसर तो ये है, इसका आंसर नहीं है शायद, अच्छा है तो आंसर था, यहाँ तो था, पहले का डी है, फर्स्ट का डी है, हाँ तो एमाइलेज है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ जो स्टोमेटल पोर है वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर इन ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल्स। तो आ जाइए देखते हैं, हाँ वाटर इन गार्ड सेल्स। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द पार्ट ए एंड बी शोन इन गिवन डायग्राम आर। ये तो हमारा क्या है, ए हमारा है गार्ड सेल और बी है हमारा स्टोमेटल पोर। ए थर्ड का ही गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, हाँ ठीक है। फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो है कंप्लीट करना है। तो सनलाइट, हाँ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है, दो क्लोरोफिल है, सही है, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है एटीपी। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, डैश ऑर्गेनिजम्स, तो वो होता है सेप्रोफाइट, डेड डिकेइंग मैटर पे ऑर्गेन फीड होते हैं। द आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस, डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर डीपली सिचुएटेड एंड हैव थिक वॉल्स, तो ये आर्टरी था। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म्स वेस्क्यूलर टिश्यू फॉर्म करते हैं टुगेदर। द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी नोन एज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या होता है भैया, देखना पड़ेगा एक बार। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इधर ही कहीं पढ़ा होता। फोटोट्रॉपिक इज द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अच्छा फोटोसिंथेसिस में होता है ये, फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। अब एट द प्रोसेस, हाँ वही फोटोसिंथेसिस। नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफिक, अ प्लांट पैरासाइट, कस्क्यूटा दिखा था। द सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम पेप्सिन एक्ट। पेप्सिन जो है किस पे एक्ट करता है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। द सेल्यूलर ऑर्गेनेल विच इज एनर्जी। सेल्यूलर ऑर्गेनेल जो कि एनर्जी है, विच इज एनर्जी, क्या होता है ये पता नहीं, ये आप
ये आपके लिए होमवर्क है। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन विच फूड इज फाइनली digested. Large intestine. Match the words of column A with that of column B. Parasitic nutrition, लीच एग्जाम्पल है इसका। नेफ्रॉन एक्सक्रीशन में मदद करता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। और लिवर जो है बाइल जूस क्रिएट करता है। गिव रीजन। द नंबर ऑफ स्टोमाटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो अपर सरफेस पे आती है, इसलिए स्टोमाटा के जो होते हैं वो ऊपर ज्यादा होते हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम और वो मास ज्यादा होगा, तो उसके लिए थिक वॉल्ड चाहिए। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। प्लांट्स को हम ह्यूमंस की तरह मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी होती, मतलब कि हमें यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो सब, तो प्लांट्स को इसलिए कम एनर्जी चाहिए। एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। पानी के अंदर जो ड्यूरल ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो उनको बहुत ज्यादा दम मतलब बहुत ज्यादा बार ट्राई करना पड़ता है ऑक्सीजन पाने के लिए। व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक वाट्स थ्रू द अर्थ। ब्लड को क्या स्टॉप कर देता है वापस अर्थ की तरफ जाने से? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। नेम द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें खाना खुद बनाते हैं, इसमें खाना नहीं खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारा फूड जो होता है वो जाता है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सैलिवा जो क्या रोल है डाइजेशन ऑफ फूड में, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सैलिवा एक वो है एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये है जाइलम टिश्यू। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे जो पेप्सिन होता है वो अच्छे से प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर पाता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेम द सेल ऑर्गेनल इन विच फोटोसिंथेसिस ओकर। सेल ऑर्गेनल बताना है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी आर्टरी है उसको एट्रियम कहा जाता है, एट्रियम ह्यूमन बॉडी में। डिफाइन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो होता है प्लांट्स का जो एक्सेस जो वाटर होता है उसका लॉस कहलाता है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है नेफ्रॉन है। एसर्शन स्टोमाटा टाइनी ओपनिंग present on the surface of leaf, ये तो सही है। gaseous exchange take place in plant through stomata, और gaseous exchange जो है टेक होता है प्लेस स्टोमाटा में। तो आज ये ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर मेरे ख्याल से करेक्ट, बट सी होगा इसका आंसर। फिर हमारा 12th है 22 assertion saliva in the mouth of human contain the everyone called salivary एंजाइम होगा यहाँ पे, ठीक है। रीजन सैलिवरी एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसमें जो सैलिवरी एमाइलेज है वही डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बोथ सही है इसका डी, बोथ ए आर एस ट्रू। सो अब शॉर्ट आंसर टाइप का कुछ क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, absorption of water, secretion of biles। तो absorption of digested food, absorption of water, secretion of biles। absorption of digested food तो होता है क्या कहते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, absorption of water लार्ज इंटेस्टाइन में, और secretion of bile यूज करता है लीवर, ठीक है। Grammatically illustrate the process of utilization and digestion of food in amoeba। तो इसमें हम जिसने जो पढ़ा वही स्यूडोपोडिया वाला पूरा प्रोसेस बना देंगे।
गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक फंजाई और यीस्ट, पैरासाइटिक में मस्क्यूटो कैस्क्यूटा, होलोजोइक में ह्यूमंस और एनिमल्स। What will happen if green plant disappear from earth? ये क्वेश्चन सब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इससे कुछ रिलेटेड वर्कशीट्स देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये पहली वर्कशीट थी नहीं मेरे पास, ये वर्कशीट 23 है। वर्कशीट 22 में जो है उसमें न्यूट्रिशन बताया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ा, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद यही सब था। फिर अगला है लाइफ प्रोसेस में, इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद क्वेश्चन है कुछ यहाँ रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज, एटीपी एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट, इसके बारे में कुछ दिया गया है। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन फिश, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट एंड फंक्शन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या क्या होता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, लाइफ प्रोसेस, ये सिस्टम रेस्पिरेटरी ब्रांचोस एल्वियोलर डक्ट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, हार्ट का डायग्राम, लंग्स, बॉडी। फिर क्वेश्चंस है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम फ्लोएम, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, रिमूवल ऑफ यूरिन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेशन एंड यूनिट ऑफ किडनी। फिर है एक्सपेक्टेड, फिर कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, और यही था, बस इतना ही है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।